Good afternoon, dear students. In today's lecture, we study about the low heat category cement. In the previous lecture, we have studied about the high heat category cement, which were generally of three types: rapid hardening cement, extra rapid hardening cement, and high alumina cement. Out of which high alumina cement generates the most high heat, right? मतलब सबसे ज़्यादा heat जो generate करती है हमारी high alumina cement करती है, right? And in today's lecture we'll study about low heat category cement, right? मतलब जिनकी जो heat of hydration है, मतलब जो जितनी heat of hydration रिलीज कर रहे हैं, प्लस जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन का जो रेट है वो ओपीसी के कंपैरिजन में कम होगा। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हाई हीट कैटेगरी, उनका हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू ओबीसी ज्यादा होता है, और जो लो हीट सीमेंट है उनका एज कंपेयर टू ओपीसी कम होता है। तो जितनी भी सीमेंट हम आज पढ़ेंगे उनका जो भी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा एंड द रेट ऑफ हाइड्रेशन दैट वुड बी लेस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ओपीसी। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ लो हीट सीमेंट विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज फर्स्ट वन इज लो हीट सीमेंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस लो हीट सीमेंट? तो जनरली जो लो हीट सीमेंट है इसमें इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट बोगीज कंपाउंड पढ़े थे। तो इसमें हम कुछ बोगीज कंपाउंड का प्रोपोर्शन कम करते हैं और कुछ का ज्यादा करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लो हीट सीमेंट है, मतलब हमें जो हाइड्रेशन चाहिए वो कम चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंड जो उसका रेट है वो भी कम चाहिए। अब हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन सा कंपोनेंट रिलीज करता है, वो होता है हमारा C3A, और उसके बाद होता है हमारा C3S, राइट? सबसे ज्यादा ये दोनों करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लो हीट सीमेंट में क्या करेंगे, इनके कंटेंट को कम कर देंगे। दैट इज लो हीट सीमेंट में C3S का कंटेंट होता है लेस देन 35%, और जो कि आपने अगर ओपीसी में देखा था कि ओपीसी में इसका कितना कंटेंट होता है, तो ओपीसी में अराउंड होता है 30 to 50%। तो आप देख सकते हैं कि आपके लो हीट सीमेंट में इसका कंटेंट सिर्फ लेस देन 35% है। ऐसे ही आपका C3A का कंटेंट लेस देन 8% रखते हैं। अगर हम ओपीसी में देखें तो ये होता था अराउंड 8 to 12%। तो हम आप LHC लो हीट सीमेंट में लेस देन 8% रखते हैं। और जो हमारा C2S है, C2S कौन सा कंपाउंड था, जो कि सबसे देर में हाइड्रेट होता है, इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो सबसे स्लो होता है। हमने देखा था ये अप टू 1 ईयर तक ये हाइड्रेट ही होता रहता है, राइट? मतलब अपने स्ट्रेंथ को गेन करता रहता है। हाइड्रेट होना मतलब स्ट्रेंथ गेन करने का जो प्रोसेस है, तो वो C2S सबसे लेट करता है। और जो सबसे कम हीट भी जनरेट करता था वो भी हमारा C2S होता था, जिसकी अराउंड 260 जूल पर ग्राम होती थी। तो दैट इज वाई हम लो हीट सीमेंट में सबसे ज्यादा इसका कंटेंट रखते हैं, जो कि होता है 45%। अगर आपने ओपीसी में देखा होगा तो ओपीसी में इसका कंटेंट होता है 20 to 45%, राइट? तो इस तरीके से हमारी होती है लो हीट सीमेंट, जिसमें कि हम C3S एंड C3A के कंटेंट को कम करते हैं और C2S के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। It has a low rate of gain of strength, but the ultimate strength is practically same as that of OPC. अब जो इसका गेन ऑफ स्ट्रेंथ का प्रोसेस होगा, यानी जो हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, वो ऑब्वियसली स्लो होगा क्योंकि इसमें किसका कंटेंट ज्यादा है, C2S का। बट अगर हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखें तो वो OPC के बराबर ही होती है। सिर्फ इनमें क्या डिफरेंस रहता है, देखो OPC की स्ट्रेंथ भी सेम है और लो हीट सीमेंट की भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम है। इनकी जब जो अर्ली स्ट्रेंथ होगी बस वो डिफर करेगी, क्योंकि अर्ली स्ट्रेंथ हमारी किसकी वजह से होती है, C3S की वजह से। तो क्योंकि इसमें C3S का कंटेंट कम है तो ओपीसी की अर्ली डे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और लो हीट सीमेंट की कम होगी। लेकिन अगर हम फाइनल अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब 1 साल बाद हम इनकी स्ट्रेंथ देखें, तो वो लगभग आपकी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, राइट? LHC offers a slow rate of hydration, therefore it offers less chances of shrinkage cracks. That is why it is recommended for massive construction works like abutments, retaining walls, dam, etc. This is a very important term, point. देखो क्योंकि लो हीट सीमेंट आपका स्लोअर रेट ऑफ हाइड्रेशन दे रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें जो श्रिंकेज की चांसेस होंगी, श्रिंकेज क्रैक्स की, वो कम होगी। ऐसा क्यों होता है, देखो आपको पता है श्रिंकेज क्या होता है, द डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या वाटर कंटेंट की कमी होने की वजह से जो वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है उसे हम कहते हैं श्रिंकेज। तो श्रिंकेज जो है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो हो गई आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हुआ फाइननेस ऑफ पार्टिकल्स, सीमेंट पार्टिकल्स। तो जितनी ज्यादा हीट लिबरेट होगी, ठीक है, और जिस रेट से लिबरेट होगी उतना ही ज्यादा श्रिंकेज होगा, राइट? श्रिंकेज। तो आपको याद रखना है कि श्रिंकेज कब ज्यादा होगा, मतलब जितनी रेट से, जितनी स्पीड से हीट लिबरेट हो रही है और जितना अमाउंट ऑफ हीट जितना ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा हमारे सीमेंट में श्रिंकेज के चांसेस हो सकते हैं। और फाइननेस से क्या रिलेशन है,
फाइननेस से रिलेशन है कि जितने फाइन सीमेंट के पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपके सीमेंट में श्रिंकेज होगी, मतलब फाइनर द पार्टिकल्स मोर इज द श्रिंकेज। तो क्योंकि लो हीट सीमेंट में क्या है, जो हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसका मतलब जो हीट लिबरेट हो रही है वो बहुत ही ग्रेजुअली हो रही है ना, हमने देखा अप टू 1 ईयर तक ये चलता है। तो जो हीट लिबरेट हो रही है वो बहुत धीरे रेट से हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा, ग्रेजुअली हीट का लिबरेशन होगा, तो जो श्रिंकेज क्रैक्स के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज वाई इनको हम कौन से स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं, जो हमारे मैसिव कंस्ट्रक्शन वर्क्स, मतलब जिसमें हमारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट यूज होता है, जैसे कि एबटमेंट्स या रिटेनिंग वॉल्स या डैम्स। तो ये जो हमारे इतने बड़े हाईली मैसिव कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, इनमें हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इन स्ट्रक्चर्स में क्या चाहिए कि डैम्स है, आप उसके सरफेस पे क्रैक कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज उसका फंक्शन ही क्या है, वाटर को स्टोर करना, एक वाटर को रिटेन करना। तो अगर उनके सरफेस में, डैम के सरफेस में क्रैक्स हो गए ड्यू टू श्रिंकेज, तो हमारा डिजाइनिंग फेल हो सकता है। तो दैट इज वाई ऐसे स्ट्रक्चर्स में हमारा लो हीट सीमेंट यूज होता है, क्योंकि क्रैक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड दूसरा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ सच स्ट्रक्चर्स रिक्वायर ह्यूज टाइम, जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। आपने देखा होगा डैम बहुत जल्दी नहीं बन जाता है, सालों लग जाता है डैम के बनने में। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन में इतना टाइम लग रहा है, तो हमें जो स्ट्रेंथ है वो अर्ली डेज में नहीं चाहिए। जैसे कि हमने कंपेयर किया था कि रोड वर्क्स में हमें स्ट्रेंथ अर्ली डेज में चाहिए, क्योंकि हमें रोड वर्क जितने जल्द से जल्द निपटाना होता है, सो दैट जो पब्लिक को, ट्रैफिक को हमने प्रॉब्लम किया है, इनकन्वीनियंस हुआ है, वो कम हो पाए, है ना। तो उस केस में तो हमें जिसमें जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाए वो सीमेंट चाहिए। लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो डैम्स वगैरह का है, रिटेनिंग वॉल्स का, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो इसीलिए अगर हमें इसमें स्ट्रेंथ लेट में भी अटेन हो, बस हमारा रिक्वायरमेंट ही होना चाहिए स्ट्रेंथ अटेन हो जाए। अब वो लेट में भी हो रही है तो भी चलता है, और इसके साथ हमें क्या एक और एडवांटेज मिल रहा है कि जो क्रैक्स के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इट इज बीइंग आस्क्ड कि डैम्स या रिटेनिंग वॉल्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन में आप कौन सी सीमेंट यूज करते हैं, तो वो होती है लो हीट सीमेंट। इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है बिकॉज इट ऑफर्स स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन, thus the chances of shrinkage are less. Okay, so this was our first type of low heat category cement, which is low heat cement. Now we'll discuss about the second type of cement, which is Portland Pozzolana cement. So what is this Portland Pozzolana cement? तो ये वो cement है which is obtained by grinding together Portland cement clinker, right, and then pozzolana in 15 to 35% by weight of clinker with the addition of gypsum. मतलब हम क्या क्या मिक्स करते हैं, एक हमारा हो गया सीमेंट क्लिंकर, राइट, जो कि हमारा रोटरी किन से ऑब्टेन होता है, प्लस जिप्सम, ऑब्वियसली हम जिप्सम ऐड करेंगे सो दैट जो एज अ रिटार्डर इसे ऐड करते हैं सो दैट सेटिंग टाइम हमारा डिक्रीज हो जाए, प्लस हम इसमें ऐड करते हैं पोजोलेना, जो कि बेसिकली होता है आपका फ्लाई ऐश, ठीक है। तो ये ऐड करते हैं, इसका जो एडिशन जो वेट होता है वो होता है अराउंड 15 to 35% बाय वेट ऑफ क्लिंकर, मतलब क्लिंकर का जितना वेट है उसका 15 to 35% के बीच की एक वैल्यू लेते हैं, उतने अमाउंट में हम पोजोलोना का मिक्स करते हैं, तो ये देता है हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। अब इसके क्या एडवांटेज रहती है, तो इसकी ये एडवांटेज रहती है कि ये हमारी सीमेंट को मोर वर्केबल बनाता है, दूसरा उसमें और ज्यादा सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज डालता है, राइट, वो कैसे डालता है देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है, पोजोलोनिक मटेरियल इज एसेंशियली अ सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल, मतलब कोई भी पोजोलोनिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि सिलिका कंटेंट और एल्यूमिना कंटेंट होता है अच्छे प्रोपोर्शन में, एंड विच रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लिबरेटेड इन द हाइड्रेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस कंपाउंड पोजेसिंग सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज पोजोलोनिक एक्शन। इसका मतलब हमने पढ़ा था, देखो जब भी बोगीज कंपाउंड का हाइड्रेशन होता है, राइट, मतलब जब C3S एंड C2S किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ, तो वो हमारे दो कंपाउंड रिलीज करते थे, एक होता था CSH जेल, राइट, और दूसरा क्या होता था अगर आपको याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में हमें जो डिजायरेबल कंपाउंड है वो तो है CSH जेल, क्योंकि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टीज देता है। जो दूसरा कंपाउंड था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अनडिजायरेबल होता है क्योंकि ये लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी करता है कॉन्क्रीट में। किस वजह से, क्या लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये सल्फर अटैक कॉज करता है। तो जो हमारा पोजोलोना है उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, प्लस वाटर टू फॉर्म द CSH जेल। तो फाइनली इसने अगेन क्या फॉर्म कर दिया, CSH जेल, जो कि हमें ऑब्वियसली हाइड्रेशन में रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमारे सीमेंट को और ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है और ज्यादा वर्केबल बनाता है, मतलब जो कंपाउंड लैक ड्यूरेबिलिटी कर रहा था हमारे
सीमेंट में, दैट वाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो उसी को रिमूव करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, CSH जेल में, राइट। तो ये है पोजोलोना का फंक्शन। बेसिकली जो पोजोलोनिक मटेरियल हम यूज करते हैं होता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, इट इज जस्ट अ वेस्ट विच इज जनरेटेड इन थर्मल पावर प्लांट व्हेन कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, क्योंकि कोल के कंबशन का एक बाई प्रोडक्ट है ये। तो जब थर्मल पावर प्लांट्स में हम कोल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो कि होता है फ्लाई ऐश, राइट। तो फ्लाई ऐश मिक्स करके ही हम पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट बनाते हैं, राइट। अब इसे हम जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, तो इट इज पर्टिकुलर यूज्ड इन मैराइन एंड हाइड्रोलिक कंडीशंस, मतलब जो अंडर वाटर आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उसमें इसे यूज करते हैं, जहाँ पे कि ओपीसी को नहीं यूज कर सकते ड्यू टू चांसेस ऑफ सल्फर अटैक, क्योंकि ऑब्वियसली ओपीसी में हमने देखा था क्या रिलीज होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है। तो वो क्या होगा, सल्फर अटैक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में सल्फर अटैक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने के कारण वहां पे हम ओपीसी नहीं यूज कर सकते। तो वहां पे हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट को यूज किया जाता है पीपीसी को, राइट। क्योंकि इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट हो गया वो अगेन इसमें फिर से कन्वर्ट हो चुका है CSH जेल में ड्यू टू पोजोलोनिक एक्शन। इस सीमेंट की जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट ऑफर्स एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी किस वजह से करती है, क्योंकि इसमें जो लाइम कंटेंट है वो कम होता है, लाइम कंटेंट कम होता है, तो इस वजह से इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इसे आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो वो कोरोजन कर सकता है रीइंफोर्समेंट्स का, राइट। रीइंफोर्समेंट आपने पढ़ा होगा, सॉरी रीइंफोर्समेंट अभी नहीं पढ़ा होगा, अभी आगे पता चलेगा आपको कि क्या होता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। बेसिकली स्टील बार्स होती हैं जिसको हम रीइंफोर्समेंट्स कहते हैं। तो स्टील बार्स का अगर उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, पानी एसिडिक टर्न हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कोरोड कर सकता है स्टील बार्स को, है ना। जो सीमेंट में मिक्स्ड वाटर अगर वो एसिडिक टर्न हो गया तो इसीलिए इस आरसीसी स्ट्रक्चर्स में हम पीपीसी को नहीं यूज करते हैं। एंड देयर इज वन नोट दैट फ्लाई ऐश इज एक्सट्रीमली फाइन वेस्ट मटेरियल, दस पीपीसी इज फाइनर विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी एंड इम्पार्ट्स श्रिंकेज ऑन कंबाइनिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो फ्लाई ऐश है वो बहुत ही ज्यादा फाइन वेस्ट मटेरियल है, तो पीपीसी जो होती है वो ओपीसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फाइन होती है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फाइनर द सीमेंट पार्टिकल्स, तो ज्यादा क्या होगा, श्रिंकेज होगा। तो इसीलिए ये श्रिंकेज इम्पार्ट करता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होता है फ्लाई ऐश, तो इट इम्पार्ट्स श्रिंकेज एज इट इज एक्सट्रीमली फाइन, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए पीपीसी और ओपीसी में कौन ज्यादा फाइनर है, तो देन पीपीसी इज मोर फाइनर एज फ्लाई ऐश इज एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल, राइट। Now the third type of cement, low heat cement is Portland blast furnace slag cement. How do we obtain this Portland blast furnace slag cement? तो आपका सिंपल इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सिंपल होती है कि आपका जो सीमेंट क्लिंकर है, ठीक है, उसमें हम क्लिंकर प्लस जिप्सम, ऑब्वियसली क्लिंकर प्लस जिप्सम ये लेते हैं हम लगभग ग्रेटर देन इक्वल टू 65% इन दोनों को। और इसमें क्या हम ऐड करते हैं, आपके सीमेंट का नाम क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो इसमें हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ऐड करते हैं इन द प्रोपोर्शन लेस देन 35%, राइट। और ये दे देता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अब ये सबसे पहले आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है क्या, तो ब्लास्ट फर्नेस तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस होता है बेसिकली, जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन करते हैं। तो उसमें जो एक वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसे हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ऑब्वियसली एक वेस्ट मटेरियल है तो इसे हम यूज कर सकते हैं, और ये से यूज करके क्या होता है, हमारी सीमेंट और ज्यादा वर्केबल हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। It offers less heat of hydration and slower rate of hydration with respect to PPC. इसका जो heat of hydration है और rate है वो PPC पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट के कंपैरिजन में और ज़्यादा कम है, यानी extremely low heat सीमेंट है, ठीक है। So as it has a low heat with respect to PPC, so it can be used in durable structures like डैम्स, रिटेनिंग वॉल एंड अबटमेंट्स। तो अगेन क्योंकि इसकी जो हीट है लिबरेट वो बहुत कम हो रही है, पीपीसी के कंपैरिजन में भी कम है, और पीपीसी में तो आपका श्रिंकेज का प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, इसे हम मास कंक्रीट वर्क्स जैसे कि डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका श्रिंकेज का प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इसका जो लाइम कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती। जो पीपीसी था उसमें लाइम कंटेंट कम होता है तो इट ऑफर्स एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी जो हीट है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो पीपीसी से कम भी है, एंड दूसरा इसमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है तो श्रिंकेज के चांसेस कम होंगे। तो इसको अगेन हम ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स में, जो कि होता है हमारे डैम्स या रिटेनिंग वॉल्स या अबटमेंट वॉल्स, उसमें यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट. Now the last type of low heat category cement is sulfate resisting cement, right?
सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फर अटैक, ठीक है। इस जो सल्फर अटैक होता है सीमेंट में उसको ये अच्छी रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, सल्फर अटैक को कम करता है, राइट। तो सल्फर अटैक कम करने के लिए हमको क्या कम करना होगा, हमने पढ़ा था कि सल्फर अटैक के लिए कौन सा बोगीज कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर C3A, राइट। C3A डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है और जो C3S है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि C3S सबसे पहले क्या बनाता है आपका, C3S ही क्या लिबरेट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है ना, बट लेकिन जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वो C3A, क्योंकि सल्फेट्स के साथ डायरेक्टली कौन रिएक्ट करता है वो होता है हमारा C3A। तो दैट इज वाई इस सीमेंट में हम C3A के कंटेंट को कम रखते हैं, ठीक है, और जो C2S एंड C3S का कंटेंट है वो लगभग बराबर रखते हैं 45%। ओपीसी में आपने पढ़ा था C3S ज्यादा होता है वाइल C2S क्या होता है कम, लेकिन जो ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है इसमें इन दोनों के कंटेंट को हम C3S इक्वल्स टू C2S, इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं, जो कि होता है अबाउट 45%। तो 90% तो हमारे सिलिकेट्स ही हो गए और 10% प्रोपोर्शन जाता है C3A एंड C4AF को मिलके। तो इसमें हम C3A के कंटेंट को कम करते हैं बिकॉज इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फेट अटैक। देखो बेसिकली क्या होता है आपका जो सल्फेट अटैक है वो होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट प्लस C3A वो आपका क्या बनाता है, एंट्रिंजाइट, ठीक है, एंट्रिंजाइट बनाता है। ये एंट्रिंजाइट ही क्या करता है, अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये कहाँ से बना, ये बना था जो हमारा हाइड्रेशन के प्रोसेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट हुआ था, प्लस अगर हमारे सॉइल में सल्फेट प्रेजेंट है तो उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट। तो जो रूट कॉज है वो ये है। अब कैल्शियम सल्फेट कम हो उसके लिए हम क्या क्या डिक्रीज कर सकते हैं, या तो इसे डिक्रीज कर दें, राइट, और या फिर इसे डिक्रीज कर दें। अब इसको डिक्रीज करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये नेचुरली प्रेजेंट होगा आपके सॉइल में, है ना, सल्फेट कंटेंट नेचुरली प्रेजेंट होगा, अब हम उसे डिक्रीज कर नहीं सकते। तो हम किस पैरामीटर को डिक्रीज कर सकते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज करना है तो हमने देखा था कि C3S एंड C2S से ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इन दोनों में ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन लिबरेट करता है, C3S लिबरेट करता है एज कम्पेयर टू C2S। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, C3S के कंटेंट को कम रख देंगे और C2S के कंटेंट को बढ़ा देंगे। और इस सीमेंट में हमने यही देखा कि C2S को बढ़ा के, क्योंकि OPC में C3S ज्यादा होता था C2S से, लेकिन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में हमने इसके कंटेंट को बढ़ा के इन दोनों के कंटेंट को ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया है ना, तो वो होता है दैट इज 45%। तो यही हमारी होती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। It is recommended to be used where soil of construction is susceptible to the presence of sulfates like canal lining works and sewer pipelines work. अब इसका यूज कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली वहां पे होगा जहाँ पे कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां की सॉइल में सल्फेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, कैनाल लाइनिंग वर्क्स एंड सीवर पाइपलाइन वर्क्स। कैनाल लाइनिंग मीन्स जो भी आपके कैनाल होते हैं उनसे पानी लॉस ना हो उसके लिए हम इनके बाउंड्रीज में सीमेंट की लाइनिंग दे देते हैं, राइट। तो उस लाइनिंग वर्क्स में हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं, राइट। और सीवर पाइपलाइन वर्क्स मतलब जो आपकी सीवर लाइंस होती हैं बेसिकली, तो क्योंकि सीवेज में आपका सल्फर कंटेंट हो सकता है तो इसीलिए हम ऐसे कंस्ट्रक्शंस में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट दैट इज SRC को यूज कर सकते हैं। और SRC सीमेंट में हम क्या करेंगे, C2S और C3S के कंटेंट को बराबर कर देते हैं और C3A के कंटेंट को कम कर देते हैं, राइट। सो दिस वाज योर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो हीट कैटेगरी सीमेंट। लो हीट कैटेगरी मतलब इनकी जो हीट लिबरेट होगी और जिस रेट से लिबरेट होगी वो OPC के कंपैरिजन में कम होता है, राइट। तो अगर हम इनका हीट का ऑर्डर देखें कि कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन ये रिलीज कर रहे हैं सबसे ज्यादा किसमें, तो लो हीट सीमेंट में अगर आप कंपेयर करें तो वो होता है PPC, पोर्टलैंड पोजोलोनिया सीमेंट सबसे ज्यादा लिबरेट करती है एमंग, याद रखना, लो हीट सीमेंट, ठीक है। देन आपकी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट नेक्स्ट नंबर है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का, देन आपकी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एंड देन आपकी लो हीट सीमेंट। यानी सबसे कम आपकी जो लिबरेट होती है वो लो हीट सीमेंट में होती है, उससे ज्यादा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में, देन ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में एंड देन पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट में। ये ऑर्डर था हमारा किसका, लो हीट सीमेंट का। अगर आपको हाई हीट कैटेगरी सीमेंट का ऑर्डर याद है तो वो था हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट सबसे ज्यादा इसमें, देन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में एंड देन लास्ट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है
ओपीसी। मतलब इनका जो हीट है ये ओपीसी से ज्यादा होगा और इनका जो हीट कंटेंट है वो ओपीसी से कम होगा, राइट। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ लो हीट सीमेंट एंड हाई हीट कैटेगरी सीमेंट। नाउ इनका यूज क्या है, तो अगर आप बेसिकली देखें जो हमारे कोल्डर रीजन्स होते हैं वहाँ पे हम, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, वहाँ पे क्या करते हैं हम हाई हीट कैटेगरी सीमेंट यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर आपका ऑलमोस्ट बहुत कम रहता है। तो उस वजह से जो हार्डनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत लेट में हो सकता है, और जो पानी सीमेंट के अंदर प्रेजेंट है अगर हाइड्रेशन जल्दी से नहीं हुआ तो वो फ्रीज हो सकता है, तो इसे फ्रॉस्ट अटैक कहते हैं, राइट। तो हाइड्रेशन हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसी जगह पे क्या चाहिए होता है कि हम ऐसी सीमेंट यूज करें जिसका हाइड्रेशन बहुत जल्दी पूरा हो जाए और वो अपनी स्ट्रेंथ को अटेन कर ले कि इससे पहले जो वाटर है वो फ्रीज हो जाए। तो जो कोल्डर रीजन्स होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम हाई हीट कैटेगरी सीमेंट्स यूज करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं, और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री सेल्सियस से, तो हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं जिसका कि हाइड्रेशन का प्रोसेस और ज्यादा फास्ट है। और जो अगर हमारी कंपैरेटिवली लेस कोल्डर रीजन है, मतलब जो जहाँ पे टेम्परेचर आपका मॉडरेट है, तो वहाँ पे हम लो हीट कैटेगरी सीमेंट यूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पे हमें नहीं रिक्वायर्ड है कि हीट लिबरेशन बहुत ज्यादा रेट से हो और बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, लो हीट कैटेगरी सीमेंट्स को। अब कुछ प्लेसेस ऐसे होती हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर आपका बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव में होता है, जैसे कि आपकी कंट्री में एक प्लेस है सियाचिन, ठीक है। सियाचिन में टेम्परेचर ऑलवेज नेगेटिव रहता है, तो ऐसी जगह पे हम जो है कॉन्क्रीटिंग करते ही नहीं है। सीमेंट का बेसिकली यूज किस में होता है, कॉन्क्रीटिंग में होता है। तो ऐसी जगह पे कॉन्क्रीटिंग बेसिकली यूज होता ही नहीं है। वहाँ पे हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स मतलब जो ऑलरेडी बने रहते हैं, जैसे कि आपके स्टील स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पे हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं वहाँ पे, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग करने का जहाँ पे नेगेटिव में टेम्परेचर है, तो आप कोई सी भी सीमेंट यूज कर लो वहाँ पे हाइड्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स वहाँ पे यूज करते हैं जो कि हमारे होते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए था कि जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड रीजन है जहाँ पे कि टेम्परेचर नेगेटिव में है वहाँ कॉन्क्रीटिंग होती ही नहीं है, वहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। जो थोड़े लेस कोल्डर रीजन है जैसे कि जम्मू कश्मीर एरिया हो गया आपका, जहाँ पे टेम्परेचर ऑल्दो ठंडा है लेकिन पॉजिटिव में ही है, राइट, तो वहाँ पे हम हमारी हाई हीट कैटेगरी सीमेंट यूज करते हैं। और जो नॉर्मल प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, वहाँ पे हम हमारी लो हीट कैटेगरी सीमेंट्स को यूज कर सकते हैं, राइट। सो दीज वर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। नाउ आपका एक और टॉपिक बचता है इसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट में, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स, राइट। ये आप इसमें आपकी कुछ सीमेंट्स होते हैं जैसे कि वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट एंड हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो इन सीमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप दीज अप टिल जितने भी टाइप्स ऑफ सीमेंट हमने पढ़े हैं दोज आर क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी, राइट, और यू मे कॉमेंट इन द वीडियो। थैंक यू।